और बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, जहां से भी सीख रहे होंगे, लेकिन सीख तो रहे होंगे। अभी हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा है वो पावर पढ़ा है और ये टॉपिक पढ़ा है जो पीछे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि या तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इसके बाद, या फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके बाद एक दो टॉपिक है, ठीक है, वहां तक पढ़ लेते हैं, फिर जो 3-4 टॉपिक और है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। उसके बीच में पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ये टॉपिक, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको, और उसके बाद हम लोग जानेंगे आज इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जो हम लोग बिजली घरों में यूज करते हैं, बिजली बिल जिसको कहते हैं, उस बिजली बिल को कैसे निकाला जाता है। दूसरा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये 2-3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां तक हुई बात। और अब अगर इस चैनल पे कोई पहली बार है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल फिजिक्स का क्लास चल रहा है। हाँ, मेरा एक कॉल हमेशा रहता है कि वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, तभी दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो गया और दूसरों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए कि क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हमने कल इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में तो जो ये फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, पावर, उसके पहले जो लिखे हमने कि द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू मेंटेन अ करंट, वर्क डन, एक तरीके से याद है वो फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला। एक हम लोग क्या लिखे थे, पावर का फॉर्मूला याद है सबसे शुरुआत में? बोलेंगे सर, पावर का जो सबसे शुरुआत में जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको किसी को याद है? जो कल ही परसों लिखे है ना, कल ही तो लिखे शायद। क्या है बताओ कोई पावर का फॉर्मूला? सर W/T याद है कि पावर का ये फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी में भी तो वही है, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट, पावर बराबर W/T, यही तो है ना। तो इस W/T को ही यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, पावर। ये जो एक्चुअल में लिखा हुआ है W/T, इसको लिखे हम लोग पावर। और उसके बाद कि कितना घंटा, मतलब कितना एनर्जी यूज करे, तो उसमें टाइम से लिखे हुए हैं। तो ये तुम्हारा पावर का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जिसमें मैंने कहा था कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है केवल वो क्या है कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, E = P × T, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा मैंने कहा था ये कमर्शियल यूनिट, जो रिलेशन है इन दोनों का, ये आपको याद रखना है कि क्या इन लोगों का बीच का रिलेशन जो है, उन लोगों के बीच का रिलेशन आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, किलोवाट और जूल में क्या रिलेशन है? तो बोलेंगे सर किलोवाट और जूल का रिलेशन जो है, तो बोलेंगे 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल होता है, याद है ना। फिर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ये सब याद रखना है आप लोग को कि 1 किलो डब्ल्यू में कितना होता है, बोलेंगे 1000 वाट होता है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, बोलेंगे किलोवाट आवर। बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में किस तरीके से यूज होता है, तो बोलेंगे KWH, किलोवाट आवर यूज होता है सर। दूसरा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल इसकी वैल्यू होती है। और कुछ तो खास इसमें है नहीं। SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। डिनोट किससे करते हैं, E से करते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को इतना पढ़ा था और कहा था कि इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो सिंपली कि एनर्जी के बारे में तुमसे कहा गया था, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, सिंपल यही आपको याद रखना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। साथ में क्या याद रखना है कि SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और तीसरा क्या याद रखना है कि 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल होता है सर। बस इतना ही आपको इस टॉपिक में याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये तो हम लोग थोड़ा सा बस जो पीछे पढ़ते उसको रिवाइज कर लिए थोड़ा सा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि बिजली बिल कैसे निकालते हैं। तो हम एक टॉपिक देखो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बाद का टॉपिक है क्या टॉपिक है
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब हम लोग जो एक सेकेंड, हम लोग जो बिजली बिल घरों में यूज करते हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे क्या, कि हम लोग जैसे अभी ये जो बिजली जल रहा है तो हर महीने हम लोग यूनिट लिखते हैं कि हमने कितना यूनिट बिजली बिल खर्च किया है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। उस बिल को हम लोग कैसे निकालते हैं उसी के बारे में छोटा सा टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है उतना, लेकिन टॉपिक है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस चीज को देखते चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब आप जानते होंगे कि जैसे मैं यहां रहता हूं, जहां पे मैं रहता हूं, यहाँ पे जो बिजली बिल चलता है, जो मकान मालिक के द्वारा जो हम लोग को बोला गया है, वो बिजली बिल क्या है, 7 रुपया पर यूनिट। मतलब क्या है कि 1 यूनिट का 7 रुपया। अब इसके अकॉर्डिंग आप जितना भी बिजली यूज करेंगे, जैसे 7 यूनिट आपका रुपया है तो जितना भी यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, अब करना कुछ नहीं होता है, 50 यूनिट जितना आपने यूज किया है और जितना आपका पर यूनिट बिजली बिल है, तो यहाँ का बिजली बिल का पर यूनिट कितना है, 7 रुपए। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिए 50 से, तो 7 5 35, 350 रुपया आपका महीने भर का बिजली बिल आया। इतना सिंपल है बिजली बिल का कैलकुलेशन। जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रिक मीटर कितना है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक मीटर में। अब ये 1 यूनिट बराबर क्या है, 1 kWh। हम लोग जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, 1 kWh में लिखते हैं। बिल जब हम लोग को बिजली का बिल निकालना होगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट्स आपने जलाया, जो यूनिट्स होगा वो किस में होगा, ये जो यूनिट्स होगा ये होगा kW में। ये जो यूनिट होगा वो किस में होगा, kW में होगा। एनर्जी इन kWh, कि आपने 10 kWh यूज किया है, कितना यूज किया है, इनटू प्राइस ऑफ यूनिट, आपको पर यूनिट कितना प्राइस दे रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका बिजली बिल। जैसे कहने का मतलब है कि बाय सेइंग दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 3 रुपीज, तो 3 रुपया है, वी मीन दैट 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 3 रुपीज, यानी कि 1 kWh का कॉस्ट कितना है, 3 रुपया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में बिजली बिल कितना यूज हुआ, तो हम लोग तुरंत जाकर देखते हैं कि उस महीने में हमने कितना यूनिट बिजली बिल यूज किया है। जैसे मान लो कोई 60 यूनिट यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर मान लो जैसे एसी वगैरह चलता है तो 60 यूनिट यूज किए, और वहां का बिजली बिल मान लो 5 रुपया है, तो बस क्या करना है कि 5 से मल्टीप्लाई, यानी उसके महीने भर का जो बिजली बिल है वो कितना रुपया आया है, वो 300 रुपया है। यही बिजली बिल का कैलकुलेशन है। कितना इजी है, कुछ है उसमें खास करने, तो यही एक टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत हमको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखो ये टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, कि डेफिनेशन पूछने आ जाता है। एक ये आता है और एक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में या इलेक्ट्रिक चीजों में जब हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हीट जनरेट होता है। कुछ देर के बाद वो गर्म होता है और हीट जनरेट करना स्टार्ट होता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर और एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या किसी डिवाइस में पास कराते हैं, बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। हम लोग उसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कुछ नहीं है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, सिंपली याद रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज है तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कुछ देर के बाद गर्म हो जा रहा है, और गर्म होने के बाद जब उससे लाइट बाहर आ रहा है, उसी लाइट को या उसी हीट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर इसका हम लोग प्रैक्टिकली यूज देखें तो यहां लिखा हुआ होगा, प्रैक्टिकली अगर इसका हम लोग देखें तो क्या है भाई, जितना हम लोग घरों में इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, जैसे मैं अगर हम यहाँ पे पढ़ के हम आपको बताएं तो क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक केटल है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन्स है, रूम हीटर है, वाटर हीटर है,
गीजर है, इस सब में क्या है, ये सब इसी बेस पे तो काम कर रहा है। क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जाने के बाद ये गर्म हो रहा है और उस चीजों को गर्म भी कर रहा है। जैसे गीजर के बारे में क्या, इलेक्ट्रिसिटी गया, वो गर्म हुआ, पानी को गर्म किया, हम लोग को दिया। आयरन में क्या हुआ, पहले उसमें करंट गया, वो गर्म हुआ, फिर हम लोग कपड़ा प्रेस कर रहे हैं। टोस्टर उसी तरीके काम करता है, सब उसी तरीके से काम करता है। मतलब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, उसमें हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट हो रहा है, वही हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा बात आप जानते हो कि जो बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट का यूज होता है, उस फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन क्यों, क्योंकि उसका इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। वो जलता है हाई, मतलब जितना भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी गया जला, जब कभी कभी एक्सेस होता है तो वो खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गलता नहीं है। तो उसमें टंगस्टन का यूज होता है बल्बों में, ठीक है। आपको यह भी पता है कि बल्ब में जो गैस यूज होता है वो कौन सा होता है, आर्गन गैस होता है या फिर नाइट्रोजन होता है या फिर दोनों का मिक्सचर होता है, क्योंकि अनरिएक्टिव गैसेज ये लोग होते हैं, आपको पता है ना। और फिर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक। जो हम लोग का जो फ्यूज होता है उसमें भी इसका यूज होता है, ताकि जो घर की चीजों में खराब ना, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज वाला भी आगे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा छोटा जो भी टॉपिक है। बाकी आप लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है। 3380 डिग्री सेल्सियस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो यह आपको याद रखना है। खासकर अगर आपको ये पूछा जाए कि बल्ब में टंगस्टन का यूज क्यों है, तो हम लोग को याद रखना है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने के कारण, बहुत ज्यादा हाई होने के कारण हम लोग उसमें बल्ब में फिलामेंट के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। फिलामेंट गर्म होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गर्म होता है, तो वो लाइट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और इसमें तो कुछ है नहीं बाबू, जो भी अभी आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा, न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। प्रैक्टिकल आपको मैंने बता ही दिया। अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है, जिस टॉपिक का नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये दोनों टॉपिक, हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, चलो पढ़ लिया जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो फॉर्मूला वगैरह सब याद रखना बाबू, अगर याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एलओएच के बारे में आपको पता है, एलओएच के बारे में भी तो सुन लो। क्या है कि एलओएच में जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका बहुत ज्यादा हाई होता है और वो ऑक्साइड जल्दी नहीं करता है, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे अगर आप किसी का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा, तो उसको हीट भी बहुत ज्यादा चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है, खराब होने के लिए कुछ भी, अगर मतलब उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसको जब तक बहुत ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये सब याद रखना है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या होता है, बोलेंगे सर रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ होता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ऐसे R बराबर रो एल बाई ए होता है, ये हमने याद रखा है, याद किया हुआ है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं किस टॉपिक पे, तो सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हम लोग चलते हैं, ठीक। देखो डेफिनेशन क्या कहता है या कुछ भी कहता है, हम मेरे पास जब भी कोई फॉर्मूला आता है ना, जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो हम लोग उसको बनाते हैं कैसे, चलो समझते हैं। चलो देखो, एक नया टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो कैलकुलेशन कहां से आया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला का नाम है, अभी ये कहां से आया हम लोग उसके बारे में भी सॉल्व कर लेंगे, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी देखो कि आई स्क्वायर आर टी कहां से है, क्या है, कैसे है, सॉल्व करते हैं हम लोग, उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बात करें तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सिंपली क्या कहता है, हम लोग उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, एच जो प्रोड्यूस होता है, एच, यहाँ देखते जाना बाबू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में यही तुमको लिखना भी है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट, अगर तुमसे पूछा जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो आपको यही लिखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज क्या लिखना है, देखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है कि H
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। डायरेक्टली h एक 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन तीन फॉर्मूलों को, इन तीन चीजों को मिला के h बराबर बनता है I स्क्वायर आर टी। क्या कहने का मतलब है, सुनो कि जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। हीट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होता है, टाइम तो चलो ठीक है, देखो अगर हम लोग करंट है यहाँ, जैसे देखो अब यहाँ पे, अब यहाँ देखो इसके बारे में, करंट के बारे में, तो जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे, अगर हमारा I इंक्रीज होगा तो हमारा H भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम R को इंक्रीज करेंगे तो H भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तब भी हमारा H इंक्रीज हो रहा है। तो अब दिक्कत क्या है इसमें, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है कि जिस रेशियो से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उस रेशियो से हीट भी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आपको एक बात याद होगा कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है आपस में कनेक्ट हो जाता है, आपस में जुड़कर वो R1 और R2, या आपस में R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2। लेकिन जब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं तो ये होता है 1/R1R2, यानी इससे भी कम हो जाता है। तो अब यहां क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो मतलब इसके लिए हमको और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो तुमसे पूछा जा सकता है, पहले यहां सुन देखो कि जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस का। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। टाइम को दुगना करोगे हीट दुगना होगा, रेजिस्टेंस को दुगना करोगे हीट भी दुगना होगा, रेजिस्टेंस को 3 गुना करोगे हीट भी 3 गुना होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? लेकिन अगर हम लोग पैरेलल की बात करें, तुमसे पूछ दिया कि हीट ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस सीरीज वाला में या पैरेलल वाला में, जब तुम लोग खुद बताओ कमेंट में क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ हम लोग रहे हैं। तो बोलेंगे सर कि ये जो रेजिस्टेंस जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जुड़ा हुआ होगा ना, उसमें हीट कंपेयर टू पैरेलल में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों तुरंत ऐड होता है, लेकिन इसमें उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाता है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि जो हीट होगा अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक, करंट की बात करें तो जैसे मान लो H हम निकाल रहे हैं और करंट मेरे पास कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक, अब हम क्या करें, करंट को दुगना कर रहे हैं। तो जब करंट को हम दुगना कर रहे हैं, I स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये तो कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर हम करंट को क्या करें, 3 है, अब इसका दुगना कितना हो गया, 9 I स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यही करके देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, यानी सिंपली आपको याद रखना है कि अगर हम करंट को डबल करते हैं तो हीट हमारा कितने टाइम से बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे हाँ क्या बढ़ जाएगा, जैसे यहां मान लो अगर हम 1 रखते हैं शुरुआत में तो 1 आ गया, 2 रखते हैं तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 गुना। यानी जब भी करंट हमारा 2 गुना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि अगर I 2 गुना होगा तो हीट कितना बार होगा, बोलेंगे सर 4 गुना। यानी जैसे जैसे हीट को आप डबल करेंगे करंट को आप डबल करेंगे, हीट भी डबल होते जाएगा, मतलब डबल से डबल होते जाएगा, 4 गुना टाइम्स हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। यही तुम्हारा क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का अगर तुमको कैलकुलेशन चाहिए है तो हम कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं कि कैलकुलेशन कैसे आया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब हम लोग जो इसके बाद जो पढ़ेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे। अब न्यूमेरिकल्स पढ़ने के बाद जो भी इस पे न्यूमेरिकल्स बनता है उसके पास कुछ टॉपिक्स और बचे हुए छोटे छोटे से, उसको कंप्लीट करके हम लोग खत्म करेंगे। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज के टॉपिक पे। अब हमको थोड़ा सा और बताना है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा तुम लोग को हम बता दें कि किस तरीके से ये आया है। ठीक है, फिर हम अपना काम पे लगे।
देखो अब यहां से तुम लोग देखो, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, कि सर आपने ये फॉर्मूला जो हीट वाला लेकर आए हैं आप, इसको जरा एक बार आप कैलकुलेट करके दिखाएं। फिर से बोल रहे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक? तो बोलेंगे सर एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला था, उस पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला से हम लोग एक चीज जानते थे, क्या है वो याद है? चलो वहां से स्टार्ट करते हैं कि सर एक फॉर्मूला था V बराबर W बाई क्यू, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई क्यू, याद होगा ही आप लोग को। वर्क डन, तो अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो ये क्या हो गया? सब बोलेंगे सर W इक्वल टू आ गया V क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ठीक? इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। सर के दूसरा चीज हमको एक चीज और याद है, क्या? कि जो Q बराबर था वो कल ही आप बताए थे और पहले ही बता चुके हैं, IT था। यानी I बराबर क्या होता था? I बराबर अगर हमको निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? Q बाई टी। तो I का फॉर्मूला क्या होता था? Q का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था? IT। इसको दूसरा मान लेते हैं। याद है कि नहीं याद है? सब बताओ, ये सारी चीज याद है? Q बराबर IT। और एक तीसरा चीज हम लोग और चीज मानते थे, V बराबर IR। ये तीसरा फॉर्मूला। ये तीन चीज हम लोग अभी तक जानते हैं सर, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं सर। बात किया जाए, चलो यहीं से उठाते हैं कि सर फ्रॉम 1 क्या कर रहे हैं हम लोग। अब बेटा देखना अच्छे से, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हम तुम लोग को इसलिए बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छे से याद कर पाओ कि सर W बराबर फ्रॉम 1, W बराबर होता है V क्यू, ठीक? और इस W के Q के जगह पे हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं IT। तो बोलेंगे सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या? कि V को V रहने देते हैं, इनटू Q के जगह पे हम I और T लिख सकते हैं। बोले हाँ लिख सकते हो। यहां लिख दिए कि फ्रॉम टू। एक चीज और क्या कर सकते हैं कि सर इस V को भी तो हम चेंज कर सकते हैं IR से। तो हाँ, तो ये V की जगह पे हम क्या लिखे? IR इंटू IT। इसको कहां से लिखे हैं? फ्रॉम 3, ठीक? अब ये W बराबर तुम लोग निकाल ही रहे हैं, तो W बराबर क्या हो गया? तो W बराबर हो गया, देखो तो, I स्क्वायर RT आया। W बराबर I स्क्वायर RT आ गया। यही हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन अब तुम लोग कहोगे, क्या कहोगे? हमको पता है कि सर ऊपर में तो आप बताए H बराबर I स्क्वायर RT, और यहां पे आप बता रहे हैं वर्क डन। तो बाबू वर्क डन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वर्क डन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यही तो कन्वर्ट होके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा ना। जो वर्क डन है, आखिर काम कितना काम कर रहे हैं, वही काम तो ट्रांसफर हो रहा है हीट में। तो हम लोग W को यहाँ पे एक लाइन लिखने के बाद, जो कि सब छोड़ो सब उतना, बस W को हम लोग किस में रिप्लेस कर दे रहे हैं? W यहां लिख दे रहे हैं ऐसे, इनवर्सिबल इक्वल टू H। क्यों? क्योंकि वर्क डन की बात हो रही है। वर्क डन कहां से कन्वर्ट हो जा रहा है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो H बराबर I स्क्वायर RT। कि सर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला यहां से आया, H बराबर I स्क्वायर RT। इतना तुम लोग को याद रखना है बाबू, ठीक है? इतना समझना है। ये है जो आज मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए। H बराबर I स्क्वायर RT यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर तुम्हारा इससे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको बिजली बिल निकालने का तरीका, यहाँ तक मैंने आप लोग को आज पढ़ा दिया। इसके बाद का जो टॉपिक है बाबू, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है तुम लोगों को पढ़ना इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, और कुछ है? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, बस यही 2-3 चीज और है। और उसके बाद कुछ टॉपिक पीछे के बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक कैसे क्या होता है, यही सब बना। मतलब एक दो दिन का और क्लास है ऐसे थ्योरी में, और न्यूमेरिकल्स लगेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद देखो, इसे पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सब कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ, तब फिर हम लोग क्या करेंगे मालूम है? तब हम लोग एक मैराथन क्लास लेंगे। मैराथन
मैराथन कहने का मतलब कि जितने टॉपिक्स मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये सारे टॉपिक्स को एक में, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इन सारे वीडियो को एक में मर्ज करके फिर उनसे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा, मतलब 2 घंटा 3 घंटा का एक वीडियो बनेगा, उसमें सारा का सारा उस चीज़ों को फिर आपको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। आप 3 घंटे बैठेंगे, आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर से इस साल तक 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि उन चीज़ों से, ताकि हम लोग को एक बात पता रहे कि एग्जाम में हम लोग को किस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमको बनाना है। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हम लोग देखना है। ठीक है, तो जैसे पढ़ने का क्या हम लोग क्या डिसाइड किए हैं, अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, फिर हम लोग एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि एक बार मतलब दो डालें वीडियो, आपका मैथ का भी डाल दे एक साथ में, लेकिन देखते हैं कहाँ तक कितना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज की वीडियो से, आज के बारे में। और बस यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा आप सीखे हैं वैसे दोस्तों को भी अपने फॉरवर्ड करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और इन चीज़ों को हम सीख पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा हमारा पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा, हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा, और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे छोटे हुए वो सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, जय हिंद।